साइंस के पहला क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग धैर्यपूर्वक इस क्लास को सिर्फ सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा। तो इतना तो पक्का है कि जब भी किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो उस एग्जाम में आपका जो जब भी ऑप्शन नज़र आएगा तुरंत आप टिक कर पाइएगा कि इसका ये सही आंसर होगा। तो बस करना क्या है कि धैर्यपूर्वक अंतिम तक सुनना है, क्योंकि आपको इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलने वाली है। आप खोज के देख लीजिएगा। बस शुरू करते हैं। पहले देखिए, पहला सवाल है बीटी कल्चर। आपको पता होगा कि बीटी कल्चर के को क्या कहा जाता है? अंगूर उत्पादन से संबंधित होती है। बीटी कल्चर क्या होता है? अंगूर उत्पादन से संबंधित। अगला देखो, जीरोंटोलॉजी। याद रखने का ट्रिक है, आपको बताते हैं। जीरो कौन? जो बूढ़ा होता है उसको लड़का लोग जीरो समझता है और खुद को क्या समझता है? हीरो समझता है। तो जीरो क्या है कि वृद्धावस्था और आयु वृद्धि, क्योंकि आयु जब वृद्धि होते जाती है तो वृद्धावस्था आ जाती। ऐसे याद रखने का एक ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, लड़का सब नए बूढ़े को क्या समझता है? वो जीरो है और हम हीरो हैं। तो वृद्धावस्था और आयु वृद्धि के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अगला देखिए, वर्मी। जैसे वीटी मतलब अंगूर होता है, उसी तरह वर्मी मतलब केचुआ होता है। क्या होता है? केचुआ। तो वर्मी कल्चर क्या होती है? केचुआ उत्पादन से संबंधित होती है। केचुआ और के लिए प्रयुक्त होता है वर्मी कल्चर शब्द। अगला शब्द देखते हैं, पैडो। पैडो देखो मिट्टी को कहा जाता है। पैडो किसको कहा जाता है? मिट्टी को। तो पैडोलॉजी क्या होगा? मृदा विज्ञान का अध्ययन होगा। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा? आपका पैडोलॉजी कहलाएगा। आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। अगला है फूल। फूल को एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाती है? एंथोलॉजी कहलाती है। देखिए, एंथो है तो फूल है। क्या बोले? एंथो है तो फूल है, और अगर एंटो है तो ये जो है कीट है। एंटो है तो कीट है। ठीक है। तो एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहा जाता है और कीटों के अध्ययन को एंटोलॉजी कहा जाता है। तो आप लोगों को बातें स्पष्ट हो चुकी होगी। तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाती है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाती है। ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लें फटाफट। सबसे पहले विटिकल्चर, अंगूर उत्पादन। जीरो 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 किसको? बूढ़ा को, वृद्धावस्था। वर्मी कल्चर, वर्मी मतलब केचुआ। वर्मी मतलब केचुआ से संबंधित। पैडो, पैडो का मतलब मृदा विज्ञान। पैडो मृदा विज्ञान से संबंधित है। फूलों का एंथोलॉजी और कीटों का क्या होगा? एंटोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग डेमोग्राफी। शब्द के सुने होंगे आप लोग कि डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है कि जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन। डेमोग्राफी क्या है? कि जनसंख्या और मानव जाति का जो आंकड़ा है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अगर आप लोग सिर्फ धैर्यपूर्वक सुन भी रहे हैं क्लास को ना, तो एग्जाम में ऑप्शन को टिक कर पाएंगे, मेरा ये प्रोमिस है। ठीक है। और जीवाश्म वनस्पति का अंतर्गत क्या होता है? कि पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एथनोलॉजी कहते हैं। देखो, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी था। यहाँ देख लो ये दोनों को एक साथ। फूलों का अध्ययन क्या था? एंथोलॉजी। इसमें 9 पहले है, फूलों का अध्ययन। और एथनोलॉजी क्या है? आपकी संस्कृति का अध्ययन। विभिन्न संस्कृतियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाती है? एथनोलॉजी कहलाती है। यहाँ तक बातें क्लियर है? विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन एथनोलॉजी कहलाती है और फूलों का अध्ययन क्या कहलाती है? एंथोलॉजी कहलाती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, आपको पता होगा कि सब्जी जो होती है, सब्जियों का अध्ययन कहलाता है ओलेरी कल्चर। क्या? ओलेरी कल्चर कहलाती है। सब्जियों की शाखा के अंतर्गत क्या आती है आपका? और ओलेरी कल्चर कहलाती है। ठीक है। ऐसे समझो, सब्जियों की खेती। दो शब्द में आप लोग अंतर देख लीजिए। अगर कल्चर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कल्चर, तो इसका मतलब होता है उत्पादन, खेती। ठीक है। लेकिन अगर लॉजी लिखा हुआ है लास्ट में, इसका मतलब होता है अध्ययन। क्या बात कर रहे हैं हम? जरा गौर से सुनिएगा। अगर कल्चर लिखा हुआ है, कल आधा ल चौरा, कल्चर, इसका मतलब होता है खेती या उत्पादन। खेती या उत्पादन। लेकिन अगर लॉजी लगा हुआ है वर्ड में, क्या लगा हुआ है? लॉजी। जैसा बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान का अध्ययन। ठीक है। तो उसी लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, शाखा उसका। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ ऑरेली कल्चर है, तो इसका मतलब क्या है? सब्जियों की शाखा का अध्ययन तो दे दिया है, उत्पादन इसका अर्थ होगा। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाएगी? ऑस्टियोलॉजी।
अस्थियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो अस्थियो, देखो मिलता जुलता नाम है। ऑस्टियो मतलब अस्थियो, ऑस्टियोलॉजी मतलब अस्थियों का अध्ययन। और उसी तरह सर्पों का अध्ययन जो है इसको आप लोग क्या कहते हैं, सर्पेटोलॉजी भी कहा जा सकता है। सर्पों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आती है, तो सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन आता है। कौन सा, सर्पों का अध्ययन, सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स मतलब मृदा रहित पादप संवर्धन। हाइड्रो देखो पानी के लिए प्रयुक्त होता है, हाइड्रो शब्द किसके लिए होता है, पानी के लिए। जल में अगर मृदा का यानी पादप का संवर्धन कर रहे हैं, मतलब बिना मिट्टी का पानी में, तो वो क्या कहलाएगा, आपका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगला अंतिम इस पेज का है कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, तो जीवित और मृत दोनों प्रकार की जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आप लोग रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं आपको इसको छोटा करके दे देता हूं ताकि आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें। एक बार फिर से देखिए, विटिकल्चर अंगूर उत्पादन, जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था और आयु वृद्धि, वर्मिकल्चर केचुआ, ठीक है। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, कीट विज्ञान के अध्ययन को एंटोमोलॉजी, जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों जननांकी या डेमोग्राफी। अब देखिए विभिन्न संस्कृति, एथनोलॉजी, देखिए फूल एंथोलॉजी, विभिन्न संस्कृति एथनोलॉजी, सर्पों का अध्ययन, सब्जी का अध्ययन, ऑरिलिकल्चर, अस्थियों का ऑस्टियोलॉजी, सर्पों का सर्पेटोलॉजी, हाइड्रोपोनिक्स मतलब मृदा रहित पादप संवर्धन, ठीक है। और जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलते हैं। ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको दो भाग में इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक साथ पूरा अगर नहीं दिखे तो मैं फिर भी समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए विभिन्न जो बायोलॉजी के शाखाएं हैं उनके जनक किसको कहा जाता है, तो शुरू में आप देखिएगा, आपको समझाएंगे तो याद हो जाएगा अगर थोड़ी सी भी आपको पहले कुछ जो नॉलेज है देश दुनिया का। तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, इतना आप लोगों को पता होगा। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को। और बात यह है कि बायोलॉजी का भी जनक मतलब जीव विज्ञान का भी जनक अरस्तु को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। बायोलॉजी हो या बायोलॉजी का एक शाखा जंतु विज्ञान, उसका भी जनक कौन है, अरस्तु है। दूसरा, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, थियोफ्रैक्टस, याद रखिएगा आपको। जैसे बायो के दो शाखा हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी। तो बायो का अगर सिर्फ बायो पूछे तो अरस्तु होगा, जूलॉजी पूछे तो अरस्तु होगा, लेकिन बॉटनी हो जाता है जब वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधे के अध्ययन, उसका अध्ययन कौन यानी जनक किसको माना जाता है, थियोफ्रैक्टस। उसके बाद अब देखिए लुई पास्चर, आपको पता होगा कि चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था, लुई पास्कर ने पाश्चुकरण का खोज किया था। तो सूक्ष्म विज्ञान मतलब माइक्रोबायोलॉजी, बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों का देखने के का जो ये है अध्ययन है, उसका क्या कहलाता है, उसका जनक है लुई पास्चर, सूक्ष्म विज्ञान का लुई पास्चर। अगला जीवाणु विज्ञान की अगर बात करें तो जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच का कहा जाता है। किसको, रॉबर्ट कोच। देखो बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच, जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी क्या कहलाएगा, रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान, इसी ने किया था सबसे पहला टीका खोज, एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका। दुनिया का सबसे पहला क्या था, वो वैक्सीन था, मतलब बीमारी होने से पहले ही इम्यून सिस्टम बनाने के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान का यानी पहला टीका जो खोज किया किसने किया, एडवर्ड जेनर। इसीलिए एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ तक आपकी ये क्लियर हो गई होगी, क्योंकि पहला वैक्सीन मतलब प्रतिरक्षा बनाने के लिए, इम्यून सिस्टम कंट्रोल मजबूत करने के लिए जो टीका बनाई दुनिया का, एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ का टीका बनाया, चेचक का टीका बनाया। इसीलिए प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। उसके बाद वर्गीकी, टेक्सोनोमी, कैरोलस लिनियस, आपको पता होगा 9th क्लास के में जिसने बायोलॉजी पढ़ी है, एक चैप्टर है वर्गीकी जो बहुत माथा खराब कर देता है, तो उसके जनक किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस। उसी तरह जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, क्या बोल रहे हैं हम, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके जो जनक कहा जाता है उसको कहा जाता है विलियम हॉर्वे को। रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक विलियम हॉर्वे। कोशिका विज्ञान, रॉबर्ट हुक, आपको पता होना चाहिए कि कोशिका का खोज किसने किया था, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। इसीलिए कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का खोज विलियम हॉर्वे ने किया। उत्परिवर्तन म्यूटेशन, ह्यूगो डी ब्रिच ने इनका खोज किया है उत्परिवर्तन का। और कवक विज्ञान देखिए बैरी, कवक विज्ञान डी बैरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखें जो इंपॉर्टेंट है इसमें, एक है ब्लड ग्रुप।
जिसको रुधिर वर्ग कहते हैं। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा बल्ब बनाने का, लेकिन बायोलॉजी में भी उनका काम है अंतःस्रावी विज्ञान। अंतःस्रावी मतलब कौन सा हार्मोन कहाँ से स्रावित हो रही है, इन सारी चीज़ों का जो जनक कहलाता है किसको कहा जाता है? उसी थॉमस अल्वा एडिसन को कहा जाता है, जिसने बल्ब का खोज किया। अनुवांशिकी, जॉन ग्रेगर मेंडल। आपको पता होगा कि आपने इसने मटर के पौधे पर क्या किया था, खोज किया था कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण जाता कैसे है। तो ये अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, चाहे वो आधुनिक अनुवांशिकी हो या कुछ हो। ठीक है। उसी तरह आपका जब बात करते हैं भारतीय पशुवन विज्ञान शास्त्री ये बिरबल सैनी है, और शैवाल विज्ञान विलियम हार्वी। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला अगर क्वेश्चन देखें जो इम्पोर्टेंट है, ये जीन चिकित्सा का खोज किसने किया है? तो ये है एंडरसन। जीन की चिकित्सा किसने? एंडरसन। तो एक बार इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर रिवाइज कर लें तो गौर से देखिएगा आप लोग, सिर्फ इंपॉर्टेंस को हम बताएंगे। शुरू के जो तीनों हैं बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों, यानी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान अरस्तु, और जबकि पादप विज्ञान का खोज थियोफ्रैक्टस का। सूक्ष्म विज्ञान माइक्रो लुई पास्चर, और जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच ने। उसके बाद प्रतिरक्षा बताए थे आपको, इम्यून सिस्टम चेचक कटिका किसने? एडवर्ड जेनर, प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है। और वर्गीकी का कौन? कैरोलस लिनियस। उसी तरह ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे, और कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद करें उत्परिवर्तन का, तो उत्परिवर्तन का आपको बताया किसने की है? ह्यूगो डी ब्रिज ने। डी ब्रिज याद रखिएगा उत्परिवर्तन से। और अंतिम जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप का खोज इसमें से किसने किया है? कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस अल्वा एडिसन, बल्ब वाली। ठीक है। अंतःस्रावी विज्ञान का उन्होंने ये किया। अनुवांशिकी आपको बताए कि कौन किया था? जॉन ग्रेगर मेंडल। चाहे वो आधुनिक अनुवांशिकी हो या अनुवांशिकी हो, दोनों का खोज किसने किया है? जॉन ग्रेगर मेंडल ने ही किया है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ये शैवाल विज्ञान हेनरी हार्वे, और अंत में जीन विज्ञान अगर देखें तो कौन है? एंडरसन। जीन विज्ञान एंडरसन। चलिए इसमें और आगे टाइम नहीं लगेगा। थर्ड पेज जो है हम लोगों का बहुत आसान है। आप लोग इनमें से याद भी किए होंगे बहुत सारी चीजों को। किसके अंतर्गत? जैसे आपको बताया विटीकल्चर मतलब क्या होता है कि अंगूर की खेती। ठीक है, विटीकल्चर कहलाती है। उसी तरह अंगूर से संबंधित विटीकल्चर है, वर्मी कल्चर केचुआ से संबंधित है। तो उसी चीज़ को हम लोग अब डिटेल में देखेंगे। बहुत सारे हैं यहाँ पर। जैसे घास विज्ञान घासों का अध्ययन कहलाती है। इसका अंग्रेजी नाम है, देख लीजिए क्या है अंग्रेजी नाम? एग्रोटोलॉजी। एग्रोटोलॉजी मतलब क्या? एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर, एग्रो से एग्रीकल्चर याद रखिएगा। और जहाँ एग्रीकल्चर होती है वहाँ क्या होता है कि घास विज्ञान चलती है। क्या चलती है? घासों का अध्ययन। जहाँ खेती होता है वहाँ घास भी उगता है। और एल्गी किसको कहा जाता है? शैवाल। एल्गी मतलब शैवालों का अध्ययन। अब एनाटॉमी कहता है आंतरिक विज्ञान संरचना का अध्ययन। शरीर के अंदर किधर किडनी है, किधर पसली है, वो सारी चीज़ों का अध्ययन एनाटॉमी कहलाती है। और एंथोलॉजी तो पहले ही पढ़ चुके, फूलों का अध्ययन क्या कहलाती है? एंथोलॉजी कहलाती है। तो आपको ये याद हो गया होगा। इतना तो आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप बार बार इसको देखते रहिएगा, दिन भर में 5 बार देखिएगा, ये पक्का दिमाग में छप जाएगा। ठीक है। देखिए घास विज्ञान क्या कहलाता है आपका? घासों का अध्ययन, यानी एग्रोस्टोलॉजी। उसके बाद एल्गी मतलब आपका एल्गोलॉजी, शैवाल। एनाटॉमी आंतरिक संरचना, एनाटॉमी आंतरिक संरचना। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। और बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया किसको कहा जाता है? जीवाणु को, सिंह। और ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। नाम से ही ब्रायोलॉजी फाइटा। उसके बाद है कैसिडोलॉजी। कैसिडोलॉजी का मतलब है पादपों में रोगजन्य गांठ, यानी ऐसा गांठ बन जाना जहाँ पादप में क्या है? रोग है, वह उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोगजन्य गांठ कैसिडोलॉजी कहलाता है। उसके बाद डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसको याद रखिएगा बहुत ध्यान से कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या कहलाती है? वृक्ष के आयु का अध्ययन। और सिर्फ डेंड्रोलॉजी कहलाता है तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। देखिए डेंड्रो में अगर क्रो लग गया, क्या बोल रहे हैं? क्रोनो लग गया। डेंड्रो में अगर क्रोनो लग गया तो उसमें आयु का अध्ययन होगा। ठीक। लेकिन अगर सिर्फ डेंड्रोलॉजी है तो इसका मतलब वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इकोलॉजी, इको तो आप जानते हैं वातावरण। इकोनॉमिक बॉटनी किसको कहते हैं? आर्थिक। इकोनॉमी मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था। उसमें बॉटनी पादप विज्ञान ऐसे पेड़ पौधे जिसमें कि अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है, यानी कीमती पौधे। जैसे आप देखेंगे कि चंदन का पौधा,
वो क्या है, बहुत कीमती है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक बॉटनी बोल सकते हैं। और एथनो बॉटनी किसको कहेंगे, आदिवासियों द्वारा पादप का जो उपयोग का अध्ययन कहला जाती है। उसके बाद फॉरेस्ट्री, बताने का कोई ज़रूरत नहीं, याद भी नहीं रखिएगा चलेगा, फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट, जंगल वगैरह। अब माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन, तो ये नीचे वाले कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं थे, ऊपर वाला जो हम बताए जिसको कि आपको स्क्रीनशॉट लेने बोले, इनको आपको निश्चित रूप से याद रखनी है। कहाँ से याद रखनी है, कम से कम आपको यहाँ तक याद रखनी है, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला पेज जो है हम लोगों का, ये देखिए क्या है, अगला पेज है माइकोलॉजी। माइको जैसे आपको बोले कि बैक्टीरिया क्या होता है, जीवाणु होता है, बैक्टीरियोलॉजी तो माइकोलॉजी, माइको मतलब कवक होता है तो कवक विज्ञान का अध्ययन माइकोलॉजी। अब माइकोप्लाज्मालॉजी तो माइकोप्लाज्मा का अध्ययन। नीमेटोलॉजी, आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो नीमेटोलॉजी नीमेटाइड्स पादपों का साथ, मतलब अब नाम में ही उसका अध्ययन छुपा हुआ है, इसीलिए इस सब में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखें अगर कि क्या है, पैलियोबोटनी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती। पैलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन, और पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। परागकण समझ रहे हैं, जो आप देखे होंगे फूल में जो होता है एक लंबा लंबा वर्तिकाग्र के ऊपर छोटे छोटे पॉली होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है, जो क्या है आपका जंतुओं का जनन अंग का पुरुष भाग है। उसी तरह पैलियोबोटनी जो है पादप जीवाश्म का अध्ययन, पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन, पैथोलॉजी पादप रोगों के उपचार का अध्ययन, पैथोलॉजी। और पैरासिटोलॉजी, पैरासिटा किसको कहा जाता है, जो परजीवी है उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट। जैसे कि आप देखिए आपके ऊपर जू रहता है, आपके बाल में ढेर सारा देखिए, तो वो जो है पैरासाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, पैरासाइट। तो पैरासाइट पोषक, और परजीवी मतलब जो दूसरे के ऊपर रहता है, कृमि वगैरह, उसको पैरासाइट्स का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। अगला अगर क्वेश्चन देखें हम लोग तो ये है क्या, फार्मेकोलॉजी, औषधीय पादपों का अध्ययन। फार्मा मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे, फार्मा होता है चिकित्सा से संबंधित, तो औषधि से संबंधित, तो फार्माकोलॉजी औषधि विज्ञान का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादप के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। उसी तरह टेरिडोलॉजी टेरिटाफाइट्स है, तो ये सब आपका ये है नहीं। स्पेस बायोलॉजी तो अंतरिक्ष में वायुमंडल का अध्ययन। स्पेस मतलब अंतरिक्ष में जो बायोलॉजी होगा, समझ जाएंगे इससे ही, ठीक। उसी तरह स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन है, ठीक है। और हेलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव का चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, हेलियोथेरेपी। मतलब क्या है, सूर्य के किरणों से अगर क्या कर रहे हैं, चिकित्सा कहला रहे हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स तो आप लोग समझ गए होंगे कि मृदा रहित पादप, पहले ही आया था तो फिर से एक बार रिपीट हो गया, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, जंतु विज्ञान के विभिन्न क्या क्या भाग हैं आपके, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो एनाटॉमी आपको बताए थे कि शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। तो कैसे करेंगे, ऑपरेशन द्वारा, विच्छेदन द्वारा। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी आप जानते हैं मानव जाति के सांस्कृतिक विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी तो जानते होंगे, इकोलॉजी क्या कहलाता है, आपके आसपास जो वातावरण है उसके जीवों का क्रिया क्या कहलाएगा, इकोलॉजी। एंड्रोक्राइनोलॉजी एंड्रो मतलब क्या होता है, आंतरिक। तो एंड्रो जैसे ही बोलते हैं ये शब्द, इसका मतलब होता है आंतरिक, ठीक है। एंड्रोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। और कौन किया था इसका खोज, अभी बताए, बल्ब वाले एडिसन भाई साहब। इसके बाद एम्ब्रायोलॉजी है, जो अब एम्ब्रियो मतलब भ्रूणी संवर्धन। एंजाइम उत्प्रेरकों का अध्ययन। उसके बाद एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, आपको पहले भी पढ़ चुके हैं। जेनेटिक्स का मतलब आपको पता ही है, अनुवांशिक लक्षण जेनेटिक्स कहलाएगा, ठीक है। और अगली बात करें तो नेक्स्ट पेज में हम लोग इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें से सारा का सारा। हीमोटोलॉजी, देखो अगर आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन किस में होती है, हीमोग्लोबिन होती है ब्लड में, तो नाम से ही होगा हीमोटोलॉजी मतलब ब्लड, रुधिर, हीमोटोलॉजी रुधिर। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पर, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटा किसको कहा जाता है, उभयचर और सरीसृप को। मेमोलॉजी मेमेलिया स्तनधारी। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म। न्यूरोलॉजी मतलब न्यूरॉन से संबंधित, न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखो
पैथोलॉजी, पैथोलॉजी आप जानते होंगे, पैथोलॉजी में क्या किया जाता है, ब्लड वगैरह चेक की जाती है, तो वो क्या है आपका प्राकृतिक कारणों का अध्ययन, कि आखिर रोग हुआ क्यों, लक्षण और कारण कहाँ यूज चेक किया जाता है, पैथोलॉजी में। और रेडियोलॉजी, जीवों का रेडियो विकिरण प्रभाव, रेडियो मतलब विकिरण प्रभाव। टेक्सोनॉमी के बारे में आप लोग पता ही होगा कि क्या है, जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित कौन है, टेक्सोनॉमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट पेज की तरफ, आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। देखिए मेरे साथ सिर्फ ध्यान से देखिएगा, जीव विज्ञान लामार्क, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया, तो जैव विकास है, सॉरी जैव विकास, अब देखे किसने, लामार्क। ठीक, उसके बाद वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य और अंतिम पूर्वज किसको माना, अब क्रो मैग्नोन मानव को, मतलब अभी जो मनुष्य है उसका सबसे नज़दीकी पूर्वज कौन था, तो क्रो मैग्नन मानव। ठीक है, तो जैव विकास लामार्क और आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज क्रो मैग्नन। अब उसके बाद अगर अगला देखें, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। उसके बाद विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, और उद विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण है, मतलब आप जिस अंग का ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो ज़्यादा विकसित हो जाता है, कम करते हैं धीरे धीरे गायब हो जाता है, इसी को कहते हैं प्राकृतिक वरण का सिद्धांत। और दिया कौन है, ये चार्ल्स डार्विन ने ही दिया है, इसी को विकासवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब उद विकास और उत परिवर्तन, तो आप पहले भी इसी में देखे क्लास में, ड्यूगो ब्रिज, डी ब्रिज उत्परिवर्तन, डी ब्रिज क्या है, उत्परिवर्तन से संबंधित है। उसके बाद अंतिम अगर देखें अगला, आर्कियोप्टेरिक्स, आपको बताए थे एक ऐसा जीव जो सरीसृप और पक्षी दोनों का गुण इसमें पाया जाता है, मतलब क्या है कि उसमें दांत भी पाए जाते हैं, नख भी पाए जाते हैं। मेमथ किस जंतु के पूर्वज हैं, तो मेमथ हाथी के पूर्वज हैं, यह मेमेलिया नहीं है, मेमथ है। पृथ्वी पर रहने वाले पहले जीव कौन थे, आपको पता होगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, नील हरित शैवाल, उसको पृथ्वी पर रहने वाले पहला जीव माना जाता है, कि सबसे पहले इसी जीव की उत्पत्ति हुई थी। अगला अगर बात देखें तो शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति का, मतलब बहुत सारे पशु जो पोलर बियर वगैरह, मतलब ध्रुवों में पाए जाने वाले जंतु हैं, तो शीत ऋतु में और ठंडा हो जाता है, तो खाने को कुछ मिलता नहीं है, तो क्या कर चले जाते हैं हाइबरनेशन प्रोसेस में। हाइबरनेशन मतलब 6-6 महीने 3-3 महीने के लिए सो जाते हैं, ये परिस्थिति क्या कहलाता है, हाइबरनेशन कहलाता है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। किस जीव जंतु के स्नायु तंत्र तारामीन कहलाती है। अब जरा ये बात याद रखिए, जितने भी पेज का स्क्रीनशॉट लिए हैं अभी क्लास करने के बाद शाम में एक बार उन सारे स्क्रीनशॉट को एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको पक्का है कि एग्जाम में लिख पाइएगा आप। जीवाणु किस प्रकार के राइबोसोम में पाए जाते हैं, देखो 705 राइबोसोम जीवाणु में पाया जाता है। अंतिम वो आ गए, डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं, जो मेसोजोइक युग में हुआ था, आपको याद रखना है डायनासोर किस युग में, मेसोजोइक। ब्लू ग्रीन अलगी, उसके बाद जीवाणु, कवक, लवक, ये लेमिनी, ये सब किस कौन सी रचना पाई जाती है, कि क्रोमेटोफोर्स रचना इसमें पाई जाती है। कौन सी रचना, क्रोमेटोफोर्स पाई जाती है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, मतलब जाइलम नहीं होता है, सिर्फ फ्लोएम होती, तो जो टेरिडोफाइट्स और अनावृत बीजी है उसमें जो है जाइलम नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से ये क्लास क्लियर हो गया, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, मगर क्लियर हो जाएगा कल वाले क्लास से। ठीक।